हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ और आज मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपका हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल सौरभ साइंस वर्ड में। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं क्लास 12th के ठोस अवस्था का सेकंड पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं और पदार्थ का वर्गीकरण किन किन आधार पर किया गया है और बहुत सारी चीज़ें देखी थी। आज के इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि ठोस अवस्था के अभिलाक्षणिक गुण कौन कौन से हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि ठोस अवस्था को उनमें उपस्थित कणों की व्यवस्था क्रम के आधार पर कितने भागों में बेसिकली बांटा गया है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं सौरभ साइंस वर्ड। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम सीखते हैं कि ठोस अवस्था के अभिलाक्षणिक गुण कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ हम जानते हैं कि कोई भी जो पदार्थ होता है और उसमें बहुत छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं। वो कण तीन प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो परमाणु हो सकता है, या तो वो अणु हो सकता है, या फिर हो सकता है आयन। तो अभी इसका और हम वर्गीकरण पढ़ेंगे ठोस अवस्था का। और तो उससे पहले हमको उसके व्यवस्था क्रम के आधार पर, किस चीज़ के, उसमें उपस्थित कणों की व्यवस्था क्रम के आधार पर हम पहले वर्गीकरण देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे ठोस अवस्था का क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, उनके अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार के अवयव कण होते हैं, ठीक है ना। उसके आधार पर उसका वर्गीकरण देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि ठोस अवस्था के अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं। उसके बाद उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले होता क्या है कि ठोस अवस्था में छोटे छोटे क्या होते हैं, कण होते हैं, ठीक है ना। और उन कणों से मिलकर बना होता है हमारा पूरा का पूरा ठोस अवस्था। तो हम देखते हैं कि जो ठोस अवस्था होती है, ठीक है ना, अगर मान लीजिए हमने कोई पदार्थ ले लिया है, ठीक है ना, कोई भी पदार्थ ले लिया है, उसमें हम क्या करते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, छोटे छोटे कण होते हैं। तो हम इनको बना लेते हैं पहले, ठीक है ना। ये मान लेते हैं कि ठोस अवस्था के कण है जिनसे मिलकर ठोस अवस्था हमारी बनी हुई है, ठीक है। देखिए, एक चीज़ हम आपको बता देते हैं कि हम जितने भी टॉपिक्स को कवर करेंगे उनमें बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को भी हम लेकर चलेंगे ताकि आपके माइंड में छोटा सा भी डाउट छूट ना जाए। चलिए, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, आकार एवं आकृति। आकार एवं आकृति, कोई भी जो ठोस अवस्था का पदार्थ होता है, ठीक है ना, उसकी सामान्य स्थितियों पर, ठीक है ना, उसकी सामान्य स्थितियों पर उसका आकार एवं आकृति क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। जैसे जिस मोबाइल में या फिर लैपटॉप में आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना, वो एक ठोस है, परंतु आप जिस समय उसको देख रहे हैं, ठीक है ना, ऐसी स्थिति पर उसका आकार एवं आकृति निश्चित है, बदल नहीं रहा है, ठीक है ना। बदल सकता है परंतु उनको स्थितियां देने पर वो बदलेगा। मतलब अन्य स्थितियां देंगे, जैसे मान लीजिए उसको हम बहुत गर्म कर दें तब हो सकता है कि वो बदले, ठीक है ना। बात करते हैं दूसरा, आयतन। आयतन, एक चीज़ समझते हैं कि आयतन होता क्या है, ठीक है ना। आयतन का सीधा सा मतलब ये होता है कि त्रिविमीय क्षेत्र में किसी भी वस्तु के द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे हाथ में ये मार्कर रखा है, तो इसने कितना स्थान घेर रखा है, त्रिविमीय क्षेत्र में कितना स्थान घेर रखा है, उसी को हम बोलेंगे इसका आयतन, ठीक है। ठोस अवस्था का जो कोई भी पदार्थ है उसका आयतन भी क्या होता है भाई साहब, निश्चित होता है। आयतन बढ़ सकता है, परंतु जब इसको हम उच्च तापमान पर गर्म करेंगे तब, ठीक है। अब बात करते हैं हम घनत्व की, ठीक है। क्या बात करते हैं, घनत्व जो होता है, ठीक है ना, जो हमारा घनत्व है, ठीक है। तो जो ठोस का घनत्व होता है वह उच्च होता है, ज़्यादा घनत्व होता है, ठीक है ना। ये ज़्यादा घनत्व का होता है किसकी तुलना में, द्रव एवं गैस की तुलना में। तो घनत्व अगर जो है उसका फार्मूला अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं
डी से होता है डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, डी इजिकल टू होता है m/v। m का मतलब होता है द्रव्यमान और v का मतलब होता है आयतन, ठीक है ना। प्रति एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान ही उस पदार्थ का क्या होता है, घनत्व। डी मतलब होता है घनत्व, कन्फर्म। चलिए अब हम बात करते हैं तरलता। अच्छा, तरलता जो शब्द है वो तरल से बना है। तरल का मतलब होता है बहना, ठीक है ना। तरलता जो होता है, तरलता का मतलब होता है बहना। तो तरल क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो बहते हैं, जैसे हमारा पानी हो गया, ठीक है ना। तो देखिए जो तरलता होती है, ठीक है ना, देखो होता क्या है, ठोस अवस्था के पास तरलता नहीं होती है। तरलता क्या है, नहीं होती है। क्यों? तरलता का मतलब पहले समझ लिए। तरलता का मतलब होता है बहने की क्षमता, बहना, पानी बहता है, हवा बहती है, ठीक है ना। हवा चलती नहीं, हवा बहती है, कंफर्म। तो बहने की क्षमता, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिए, कोई भी ठोस है क्या वह बहता है? अब ये मत कहिएगा आप कि जो है पानी में डालेंगे तो पानी के साथ बहेगा, पानी के साथ नहीं बहेगा। क्या वह बहता है? नहीं बहता है, ठीक है ना। चलिए कठोरता। तो अगर हम बात करें कठोरता की, तो ठोस अवस्था का कोई भी जो पदार्थ होता है वह कठोर होता है, कठोर होता है, ठीक है ना। अब कठोरता जो होती है, ठीक है ना, देखो इसको समझो ध्यान से। घनत्व तो ज्यादा, कठोर ज्यादा। लकड़ी का घनत्व तो कम होता है इसलिए कम कठोर है, लोहे का घनत्व तो ज्यादा होता है इस वजह से ज्यादा कठोर होता है, ठीक है ना। अंतर आणविक दूरी, अंतर आणविक दूरी का मतलब समझिए। इसमें जो ये कण उपस्थित हैं, ये जो कण उपस्थित हैं, ठीक है ना, इनकी दूरी बहुत कम है। अंतर आणविक दूरी का मतलब होता है निम्न, निम्न या फिर लघु। लघु मतलब छोटा या फिर कम, ठीक है ना, या फिर होती है कम होती है। किसकी तुलना में? देखिए ये सारी चीजें तुलनात्मक रूप में चल रही हैं। किसकी तुलना में? द्रव व गैस की तुलना में। देखो ये जो हमारा बना हुआ है ये किसी ठोस के कण है। अगर हम बात करेंगे द्रव की, तो भैया द्रव जो है ना, आप दूर दूर बनाएंगे द्रव। और गैस का अगर बनाएंगे ना, तो गैस का तो भाई साहब और भी दूर बनाएंगे। ये लो, ठीक है ना, ये गैस। तो होता क्या है, अगर हम अंतरा आणविक दूरी की बात करते हैं, किस चीज़ की अंतरा आणविक दूरी की, तो ये क्या होता है, सॉलिड की सबसे कम, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस। गैस में अंतरा आणविक दूरी सर्वाधिक होती है, उससे कम लिक्विड में, उससे कम होती है सॉलिड में, ठोस में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल। अंतरा आणविक आकर्षण बल का मतलब होता है कि ये जो दो चीज़ें हैं, ठीक है ना, एक कण ये, एक कण ये, इनके बीच कितना आकर्षण बल पाया जाता है, ठीक है ना, इनके बीच कितना आकर्षण बल है। तो देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए ये दो बच्चे हैं, ठीक है ना, ये दो बच्चे हैं, ठीक है। अब ये क्या है कि इनके बीच में जितना ज़्यादा फ्रेंडशिप होगी, ये उतना ही आपस में करीब रहना चाहेंगे। इसका मतलब क्या है, आकर्षण बल जितना ज़्यादा, दूरी उतनी कम, ठीक है ना, दूरी उतनी कम। इसका मतलब है कि अगर हम बात करते हैं जिसमें दूरी ज़्यादा होगी उसमें आकर्षण बल भी कम होगा। तो यहाँ पर बात करते हैं अंतर आणविक आकर्षण बल जो होता है, ये क्या होता है, अत्यधिक होता है, अत्यधिक होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अवयवी कणों की स्थिति। अवयवी कणों की स्थिति का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई हमारा पदार्थ है वो ठोस है, तो उसमें जो अवयवी कण हैं, उसमें जो अवयवी कण हैं, क्या वे उसी निश्चित स्थिति में है जहाँ पर वे रह रहे हैं, ठीक है ना। मतलब ये है कि अवयवी कणों की जो स्थिति है वो निश्चित है,
मतलब लगातार इनकी स्थिति बदलती नहीं है, निश्चित होती है। क्या होती है? निश्चित होती है। कंफर्म। चलिए, तो ये हो गया इस अवयवी कणों की स्थिति। अवयवी कणों की मुक्त गति। चलो एक चीज़ बताओ आप, अगर अवयवी कण एक ही जगह निश्चित है, निश्चित रूप से वहीं पर रह रहे हैं, तो वो गति कहाँ कर रहे हैं? क्या उनकी मुक्त गति हो रही है? तो मुक्त गति नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। जबकि देखिए, इस दुनिया के सभी पदार्थ के कणों में कंपन गति पाई जाती है, कंपन गति होती है और मुक्त गति नहीं होती है। कंफर्म। चलिए, अवयवी कणों की गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का पहले मतलब समझिए। गतिज ऊर्जा जो होती है, इसका मतलब होता है गति के कारण ऊर्जा, गति के कारण ऊर्जा। जैसे किसी पत्थर को आपके ऊपर धीरे से फेंका जाए तो वह आपको कम लगेगा, मतलब कम चोट पहुंचाएगा। क्यों कम चोट पहुंचाएगा? क्योंकि उसमें ऊर्जा कम है, इस वजह से उसका कार्य भी कम होगा। अगर उसी कंकड़ को बहुत स्पीड में आपके ऊपर फेंका जाए तो आपको ज़्यादा चोट लगेगी, क्योंकि वह ज़्यादा काम करेगा। क्यों ज़्यादा काम करेगा? क्योंकि उसके अंदर गतिज ऊर्जा की मात्रा अधिक हो जाती है। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? किसी भी पदार्थ के, ठीक है ना, अगर कण की बात करें अवयवी कणों की, तो गति किसके कारण होगी? कण के कारण होगी। अगर सिर्फ गतिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो उस पदार्थ की पूरी गति के कारण होगी, ठीक है ना। तो गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसी को हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा। क्योंकि यहाँ पर मुक्त गति नहीं पाई जाती है, इस वजह से यहाँ पर, ठीक है ना, गतिज ऊर्जा का मान अधिक नहीं होगा, मगर कंपन गति होती है। मगर क्या होता है? कंपन गति यहाँ पर पाई जाती है। इस वजह से यहाँ पर अति निम्न मात्रा में, अति निम्न मात्रा में, जिसको हम नगण्य मात्रा में ये ऊर्जा पाई जाएगी। संपीड़न क्षमता। संपीड़न क्षमता। संपीड़न क्षमता का पहले मतलब समझते हैं। दबने की क्षमता। दबने की क्षमता का मतलब ये होता है, क्या हम पदार्थ को दबा सकते हैं? ठीक है ना, क्या हम पदार्थ को दबा सकते हैं? तो ध्यान से देखिए, ठोस अवस्था जो होती है, ठोस अवस्था की संपीड़न क्षमता क्या होती है? निम्न होती है। ऐसा नहीं है कि होगी नहीं, होगी मगर निम्न होगी। अब देखिए, संपीड़न क्षमता जो होती है ना भाई साहब, संपीड़न क्षमता क्या होती है? ठीक है, संपीड़न क्षमता होगी ज़्यादा अगर उसका घनत्व होगा कम। इसका मतलब ये है, संपीड़न क्षमता घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती। घनत्व कम, संपीड़न क्षमता ज़्यादा, संपीड़न क्षमता कम, घनत्व ज़्यादा। समझ गए क्या इस बात को? ठीक है ना। तो सिंपल से इसका मतलब है कि अगर घनत्व कम तो क्या होगा? संपीड़न क्षमता ज़्यादा, ठीक है ना। अगर घनत्व ज़्यादा तो क्या होगा? संपीड़न क्षमता कम, ठीक है। क्वथनांक एवं गलनांक। क्वथनांक एवं गलनांक, ठीक है ना। देखिए, पहली चीज समझ लीजिए, द्रव और तुलना में अधिक। क्वथनांक और गलनांक जो होते हैं वो द्रव और गैस की तुलना में अधिक होते हैं, ठीक है ना, अधिक होते हैं। अगर सिर्फ ठोस अवस्था में बात करें, सिर्फ ठोस अवस्था, मान लीजिए हमने बोला कि एक हमारा लोहा है, ठीक है ना, और दूसरा हमारा क्या है? प्लास्टिक है। इसमें किसका कम ज़्यादा होगा? लोहे का होगा ज़्यादा, प्लास्टिक का होगा कम। कारण समझिए, जो हमारा क्वथनांक व गलनांक होते हैं, घनत्व, मतलब ये है कि घनत्व के समानुपाती होते हैं
ठोस अवस्था के क्वथनांक एवं गलनांक। ठीक है, तो समझ गए इस बात को। तो फिर से समझ लीजिए, आकार एवं आकृति निश्चित, आयतन भी निश्चित, घनत्व, घनत्व क्या होता है, उच्च होता है द्रव एवं गैस की तुलना में। कन्फर्म। आगे बात करते हैं तरलता। तरलता का मतलब होता है बहने की क्षमता, ठोस बहते नहीं हैं, इस वजह से इनमें तरलता नहीं पाई जाती है। फिर आगे बात करते हैं कठोरता की। तो आप जानते हैं सारे के सारे ठोस कठोर होते हैं, वो कम या ज़्यादा कठोर हो सकते हैं परंतु ठोस कठोर होते हैं। अंतराणविक दूरी, अंतराणविक दूरी ठोस अवस्था में कणों के मध्य की दूरी जो होती है वह बहुत ही कम पाई जाती है। अंतराणविक आकर्षण बल, देखिए ध्यान से, सिंपल सी बात यह है कि अगर दूरी हमारी होगी कम तो बल होगा ज़्यादा, ठीक है ना। तो यहाँ पर दूरी कम होने की वजह से अंतर आणविक आकर्षण बल भी होता है अधिक। अवयवी कणों की स्थिति होती है ठोस अवस्था में निश्चित, गैस और द्रव में होती है अनिश्चित, क्योंकि वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहते रहते हैं, ठीक है ना। अवयवी कणों की मुक्त गति नहीं होती है, मुक्त गति नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ कंपन गति पाई जाती है। अवयवी कणों की गतिज ऊर्जा अति निम्न होती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा सिर्फ होती है कंपन गति के कारण, और संपीड़न क्षमता होती है अत्यधिक निम्न, मतलब अति निम्न, ठीक है ना। और क्वथनांक एवं गलनांक होते हैं इनके उच्च द्रव और गैस अवस्था की तुलना में। हम समझते हैं कितना समझ गए।